सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी बिजनेस का पार्ट बन गया है। नहीं, 100% बन गया। कस्टमर के पास आवाज आ गई। आप बोले यार मैं एक ऐसी चीज बनाने वाला हूँ जिसमें ना वो 2000 से लेके 20,000 रुपए तक का आदमी सब आ जाए, सही, तो दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है। तेज उड़ना शुरू हो जाता है इकोनॉमी से। असल में क्या एंटरटेनमेंट है वहाँ सबसे ज्यादा। सर्विस इंप्रूव कर देंगे। सर्विस इंप्रूव कर दी जाती है। सर्विस में क्या है, और थोड़ी देर बाद बाजी आके कह रही है खुद खा लोगे या मैं मुंह में जबरदस्ती डाल दूं, वो है। और इकोनॉमी में जब आपको जबरदस्ती आप पूछते रहे जिंजर एल दे दो तो वो कहते हैं भाई अभी तो पिया तुमने। तो अल्टीमेटली वो फूड का जो सीन है वो इंसानी जरूरत है। ये चीज निकल आई, इनके फ्रीजर में ये पड़ा हुआ है, सही। वो बताएगा कि सर ये हमने डिस्कार्ड ही किया था, इस पे लिखना है ये क्यों आपने इसमें रख दिया इनको। स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सेट है, कैसे पता चले इंसान को। मैंने उनको सोचा, फिर अल्लाह ने मेरे जहन में बात डाली। मैंने उनको बोला यार अपना बच्चा भी वहीं पढ़ा लो। मेरी अपनी बेकरी है, मैं वहां से तो घर के लिए सामान नहीं के लेके नहीं जाता, लेकिन मैं दुनिया को बेच रहा हूँ। तो मतलब ये कि आपने पैमाना तो खुद खराब किया। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूरियस कन्वर्सेशंस, मैं हूँ आपका होस्ट साकिब अलाउद्दीन। और अगर आप किसी ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जिसमें आपको ये बताया गया है कि बेटा पढ़ो लिखो और एक अच्छी नौकरी ढूंढो तो बस ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि ये बिज़नेस जो है ये हमारे जैसे घर वालों के लिए नहीं है। ये उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिसका बैकग्राउंड बाप दादा बिज़नेस करते रहे हों। हमें क्या समझ इस तरह के मामलात की। आप लोगों को ये पॉडकास्ट ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था, उनके ख़ानदान में जिसने इमीडिएट फैमिली की बात कर रहा हूँ, जिसने कोई बिज़नेस रन किया हो। तो ये एक आउटलायर थे। मेरे साथ है मिस्टर वकास अजीम। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साकिब आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। तो जैसे कि मैं ऑडियंस को बता रहा था, वकास भाई थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड बताइए। एज़ फार एज़ आई नो आपके घर में आपके फादर, आई डोंट थिंक सो कि उनका कोई ताल्लुक बिज़नेस से था, और आई एम श्योर आपको भी यही बताया गया होगा कि बेटा पढ़ लिखो अच्छी जॉब ढूंढो। तो फिर ये कैसे आ गए आप? अब साकिब ये जो अभी आपने कहा ना इमीडिएट फैमिली, तो मैं अभी स्कैन कर रहा था तो मुझे नज़र आया इमीडिएट क्या, थोड़ा सा और आगे भी चला जाऊं तो सख्त नौकरी की पेशा ख़ानदान। अच्छा। सख्त, और सख्त इन अ सेंस के मुझे याद है बचपन में मैं कहा जाता था, वो शायद मोटिवेट करने के लिए कहा जाता था, लेकिन वो था कि भाई पढ़ लिख लो वरना फिर चने ही बेचने पड़ेंगे। तो या फिर ये कहा जाता था कि भाई ठीक है ना पढ़ो फिर चने ही बेचना। अच्छा, मैं एक पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन आपसे करता हूँ। अगर आपसे एक 13 साल का या 14 साल का बच्चा ये एडवाइस लेने के लिए आए कि वकास अंकल क्या मुझे इस मुल्क में बिज़नेस का सोचना चाहिए, या अगर मैं एकेडमिकली अच्छा हूँ, आई एम अमंग्स टॉप 5 इन माई क्लास, सो बस मैं अच्छे तरीके से अच्छी डिग्री लेके किसी स्टेबल नौकरी पे जाऊँ, तो आपको उसको मशवरा क्या हो? देखें, बहुत अच्छे टॉप स्कोरर जो बच्चे जो पढ़ने में बहुत सीरियस हैं वो शायद बने ही इसी तरह है। उनकी स्किल किसी ने इस्तेमाल भी करनी है ना। सही है। उनकी स्किल इस्तेमाल करनी है। ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी स्किल अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, और इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी स्किल अपने लिए नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। सर्जन है, अब आप कितने बहुत अच्छे आप डॉक्टर्स को जानते हैं शहर में कि जिनके बड़े कामयाब अस्पताल हैं? कोई भी नहीं। जो कामयाब अस्पताल हैं वो लोग, उनका शायद मेडिकल बैकग्राउंड भी ना हो, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये काम किया कैसे जाता है। सही है। और वो उस काम के माहिर हैं, उन्हें लोगों से काम करवाना आना। ठीक है। तो is it the skill that you require or it's a mindset that you require to get into business? देखें, माइंडसेट है। माइंडसेट है ना? माइंडसेट, ऐसा माइंडसेट। ठीक है। दीनी लिहाज से भी मैं आपको बताऊं कि बताया गया कि नौकरी जो है उसमें एक हिस्सा है और जो कारोबार है उसमें 70 हिस्से हैं। यानी नौकरी आपको महीने की एक तारीख पे आपकी तनख्वाह आ जाएगी। बुरी कंपनी हो तो चलो 2 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी। आपको पता है आपके पास क्या पैसे आने वाले। सही है। वेरल्स आपको अपने काम में नहीं पता आपके पास क्या पैसे इस महीने आपने करना है। सही। महीना अच्छा हो गया तो अल्लाह शुक्र, नहीं हुआ तो फिर सब्र। सही। ठीक है, तो ये एक सारी चीज़ है ठीक कि है। जिसके ऊपर आप ये चलते हैं। सो यानी कोई भी बच्चा जो ये सोच रहा है कि उसको बिजनेस में आना है, उसको ये समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस दैट यू गेटिंग इनटू। यानी बहुत हाइज एंड लोज हैं बिजनेस के अंदर, और आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। अच्छा वकास भाई, अब आप क्योंकि फूड बिजनेस में, और मैंने अब रिसेंटली आप लोग जो है वो हेल्थ और फिटनेस
में आ गए हैं और माशाल्लाह आप खुद खैर फिटनेस के काफ़ी जो है ना वो फ्रीक भी हैं जैसे कह सकते हैं। तो मेरी आपकी मुलाकात भी इनफैक्ट जिम में ही हुई है। तो अब ये मुझे बताएं वकास भाई कि ये सेक्टर क्यों आपने चूज़ किया जो कि सबसे मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि फूड के बारे में तो मैं ये समझता हूँ कि एक दिन भी अगर आपका खाना बुरा आ गया तो पिछले 5 साल की मेहनत आपकी जो है ना वो बेकार हो जाती है, विद स्पेशली दीज रिव्यूज़ एंड ऑल। अब जो हमारा है कि किसी ने ऑनलाइन लिख दिया जी बकवास खाना था बिल्कुल, तो वो पूरा पानी फिर जाता है। सो ये आप इसमें कैसे एंटर हुए? कि somehow जो काम आपका पसंद होती है ना आपकी, कि जो आपने करना होता है, उसका डेटा आपके पास खामखा जमा हो रहा होता है, आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा होता है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं और आप उस डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं दिमाग में कि जो आपकी पसंद का डेटा होता है। यानी बहुत पहले जब मैं इस बिज़नेस में नहीं था तो मुझे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और उनके ओनर्स के नाम पता थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों जैसे, लेकिन मुझे उस वक्त भी उनका नाम पता था कि भाई फ़ला ये हैं, इन्होंने इस वजह से शुरू किया, ये इनका घर था, इन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, ये ऐसे होता है, ये सामान यहाँ से आता है, ये ऐसे। तो ये एक डेटा था जो कि मुसलसल आ रहा था और वो जमा हो रहा था। अच्छा, और ये अनकॉन्शियस एफर्ट थी? अनकॉन्शियस है। तो ये आपको असल में जो आपकी पसंद होती है, सेम विद फिटनेस, ये भी एक डेटा था जो कि आ रहा था। और क्योंकि अगेन दोनों काम जो हैं वो डिलीवरी मॉडल सर्विस इंडस्ट्री के हैं और टेंजिबल नहीं है, तो इसमें आपको अपनी एज पे रहना पड़ता। एग्जैक्टली। आपको ये रोज़ का चैलेंज है, ठीक है ना। यानी रेस्टोरेंट तो अनफॉर्चुनेटली कोई खोल रहा हो, अब तो हम उससे ऐसे ही मजाक में पूछ लेते हैं, लगता है अम्मी को तंग बहुत किया था बचपन में, ठीक है। अच्छा। क्योंकि जाहिर है ऐसा 7 days a week, कोई छुट्टी नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। समहाउ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एम्पावर कर चुका है कस्टमर को। हम एक बात अक्सर हम मसाजिद में देखते हैं कि कोई एक ऐसे साहब होते हैं कि जिनकी कोई यानी कोई कहीं नहीं किसी की सुनता ना, मस्जिद में बोल लेता है। सही है। तो मस्जिद में सब सुन लेते हैं उसकी। और हम कहते हैं अगर उसकी मस्जिद में भी कोई ना सुनता हो ना तो वो रेस्टोरेंट आके बोल ले, क्योंकि रेस्टोरेंट का काम है कि सुन ले। कुछ नहीं कर सकता रेस्टोरेंट ना, अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो वो इतने माशाल्लाह हर तरह के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और आर्ट डायरेक्टर वहाँ आपके रेस्टोरेंट में बैठे होंगे, वो 1 मिनट में आपका वो उठाएंगे और आपको वायरल कर देंगे। तो रेस्टोरेंट काफ़ी एक बेबस सी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। दे नॉट लाइक हॉस्पिटल के जिन्होंने लिख के लगाया होता है कि खिलाफ वर्जी करने वाले को फला कानून के तहत यूँ कर दिया जाएगा। वहाँ भी वाक़यात होते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट जो है एक डिफरेंट बॉल गेम है। तो ये आपको हर वक्त एक एज पे रखता है। एग्जैक्टली। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब रात को आने वाला फ़ोन जो है ना, आपको यू नेवर नो क्या हो गया, क्या बात हुई ना। तो ये एक सारी चीज़ है। सही है। लेकिन अगेन इसमें एक जो खुशी का एहसास है वो ये है कि जब आप एक काम को अच्छे से करते हैं और जाने वाला आपसे कहता है कि यार मुझे बहुत मज़ा आया, सही, और मैं इंशाल्लाह फिर ज़रूर वापस आऊँगा। सही। आपको लगता है यार आपने कोई चीज़ अचीव की, इज़ रादर देन कोई एक ऐसा काम कि जिसमें उसका रिज़ल्ट देर से आता हो। सही भाई या 2 ही बातें हैं ना, या तो वो बहुत खुश गया या वो खुश नहीं गया। सही। दरमियान वाला भी आप समझे वो खुश नहीं गया। ठीक है, नहीं गया। हाँ। मैं समझता हूँ कराची की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सही मानों में तब्दील हुई जब एक बहुत ही बड़ा नाम है हमारा और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, हम सब का फेवरेट जगह, उन्होंने ये तरीका अपनाया कि जब कोई एक आदमी बाहर जा रहा होता था खाना खा के तो वो आके पूछता था कोई शिकायत तो नहीं है। यानी यू नीड टू बी वेरी डेयरिंग। Exactly. आपको अपनी एक्सीलेंस पे होना चाहिए जब आप ये सवाल कर सकें। मैं चाहता हूँ मैं अपने यहाँ करूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पाता। नहीं। अच्छा। लेकिन वो ये करते हैं। बाद में मुझे पता चला कि भाई इस आदमी की तो तनख्वाह और कमीशन ही से बात का है कि अगर ये कोई शिकायत निकाले तो जस्ट इमेजिन उसको सेटिस्फाई रखने के लिए पीछे टीम को कितनी एफर्ट करनी पड़ती। सही। तो दैट वाज के लोगों का इसमें, वरना ऐसा भी हमने देखा है, अपनी जवानी में भी देखा, बचपन में भी देखा कि भाई नहीं है तो वो 4-5 लोग आके खड़े हो जाते, भाई ये बिल तो देना पड़ेगा। और वो मुख्तलिफ इलाकों के लोग होते थे कि जिनको तो हमारा कराची वाला कहता था अच्छा यार चलो भाई अब तो इज़्ज़त बचानी है तो करके निकल जाओ। तो वो ट्रेंड चेंज हुआ, चेंज हो गया। तो अब उसमें ये इसका रिज़ल्ट फ़ौरन आता है। इसी तरह जो फिटनेस है उसमें भी यही है कि आप जब सामने वाले पे काम करते हैं तो वो अब उसका ओवरऑल, अभी रिसेंटली हमारे पास जो मुख्तलिफ प्रोफाइल लोग जो आ रहे हैं, पोर्टफोलियोज हैं, उनके प्रोफाइल्स हैं, तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं और हम उनको देख, उन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है और हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अच्छा, दोनों कामों में एक बड़ी फेयर सी एक चीज़ है, आज आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं गया ना,
कल आपके पास फिर चांस है, अच्छा, कल आपके पास चांस है। फूड में भी ऐसा है? फूड में भी अच्छा, एक आदमी अगर उसके आपके साथ 3 या 4 एक्सपीरियंस अच्छे गए हैं ना, वो आपको एक फेयर चांस ज़रूर एक देगा। दे देगा। एक देगा आपको, ठीक है। 2 भी दे सकता है, हम्म, ठीक है। इसी तरह फिटनेस में, हाँ, कोई फिटनेस चीज़ में तो शायद बेहतर- ये ज़्यादा है। ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा। ये कि दोनों कामों में गुंजाइश है कि आप अपने काम को सही कर सकें। सही। समा उसके लिए हमने अपने पास कमेंट्स, अपने पास दूसरा डेटा जमा करते हैं, और जिस तरह की अब वो ज़ाहिर है पहले तो इतना खुला नहीं था, लेकिन अब क्योंकि अगर वो आपकी सोशल पेज के ऊपर वो सामने वाला कंप्लेंट डालता है, तो वो फिर मेक श्योर किया जाता है कि इसकी कंप्लेंट को दुरुस्त किया जाए, ठीक है। और दुरुस्त किया जाए, और फिर उससे रिक्वेस्ट की जाए कि भाई अब अगर तुम खुश हो गए तो ज़रा प्लीज़ ये इस पर शिकायत भी निकाल दो दूसरा निकालो, हाँ। ताकि, ठीक है। तो यानी ये अब ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी बिजनेस का पार्ट बन गया है। नहीं, 100% बन गया, कस्टमर के पास आवाज़ आ गई, और अच्छा आवाज़ आ गई, उससे ओवरऑल हमें फ़ायदा हो गया। इंडस्ट्री को बेहतर हो गया। कंपटीशन बेहतर करता। शहर में भी अगर कंपटीशन बिजली का, सड़कें बनाने का और 3-4 और आ जाए तो शायद ये भी सही हो जाए, लेकिन कोई कंपटीशन है नहीं, ऐसे ही, ऐसे ही। तो वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। अब फूड बिजनेस इज़ अ ट्रिकी बिजनेस, ऐसा ट्रिकी बिजनेस, It's a tricky मल्टीपल business. चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अमूमन मैं देखता हूँ शहर में जो इस तरह बिजनेसेस खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, उसमें होता है कि सामने वाले को कोई चीज़ पसंद आ रही है, उसने कहा ये बड़ा अच्छा काम है, मैं भी करता हूँ। वो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाता होता है, वहाँ को 1-2 लोगों को हुकअप कर लेता है, उनसे बात कर लेता है, कोई 2-4 किचन के लोग, 1-2 फ्रंट के लोग उसको घेर लेते हैं, या वो उनके साथ घिर जाता है, या उन्हें वो घेर लेता है, और वो कहता है कि चलो यार अब इसको शुरू कर देते हैं, विदाउट नोइंग कि असल में ये तो सिर्फ वो कर रहे हैं जितना इनको पता है। पीछे तो यानी ये तो सिर्फ वो डिलीवर कर रहे हैं जो इनको स्क्रिप्ट मिला है, स्क्रिप्ट लिखने वाला पीछे कोई और है जिसने सारा किया, तो वो बगैर इसको समझे शुरू कर देते हैं। और फिर होता भी है कि जितना भी पैसा वो लगा लें अपने काम पे, रेस्टोरेंट को चलाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। अच्छा। महीने का एक्सपेंस जो है, जब वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो हम देखते हैं बड़े पैसे लगा के चीज़ें बनती हैं, लेकिन जब वो सस्टेन नहीं करती तो 5 महीने, 6 महीने में बंद भी हो जाती हैं। ऐसा ही है। इसी से एक रेलेवेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि हमारे भी एक दोस्त हैं, उन्होंने इसी तरह से जैसे आपने कहा हाँ। कि उन्होंने पकड़े बंदे इधर से उधर से और जो है ना वो काम शुरू कर दिया, बट वो सस्टेन नहीं कर सके उसको। अच्छा, उनसे जब मेरी बातचीत हुई वो ये कहते हैं कि यार क्योंकि मैं खुद इस फील्ड का आदमी नहीं था, ज़ाहिर है मुझे रिलाय करना पड़ा जिसको मैं लेकर आया था, और वो जिस तरह मैं उसको काट के लेकर आया था कोई और उसको काट के ले गया, सो अब मैं आई एम लेफ्ट विद नथिंग, तो मुझे इसको बंद ही करना पड़ेगा। अब तो आप ये समझते हैं कि फूड बिजनेस में स्पेशली जो रेसिपी है या जो चीज़ें हैं वो उसी आदमी के हाथ में होनी चाहिए जो कि ओन करता है उस जगह को, लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर फील्ड का नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा? फिर उसके लिए तो ये फिर एक नो गो जोन हो गया। आप साकिब ये समझें, किचन इज़ नॉट माई एरिया। ठीक है, ठीक है, किचन मुझे आज भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन और वो जो मेरे पार्टनर है नहीं, वो किचन को ज़्यादा हैंडल करते हैं। सही है। लेकिन समहाउ जब मैं इस काम में घुसा, जब अल्लाह ने मौका दे दिया, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस काम को लर्न तो कर लूँ। ठीक है, शुरू के 3-4 महीने ज़रूर मिलेंगे पैसा है। लगाने के बाद कि जहाँ सही हम है। इसको लर्न कर सकते हैं, तो फिर अपना वक्त वहाँ लगाना पड़ता। ठीक है, आपको You जिस should काम know में, yourself. हाँ, Kitchen ये भी। आपको ही समझना पड़ेगा। सही है, आप ये करेंगे तो फिर आप वो अपने साथ खुद मजाक कर रहे हैं। सही, आपको इसको घुसना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, कैसे काम होता। तो आप जितना थोड़ा बहुत, यानी आप एक समझदार आदमी ने जिसने मुख्तलिफ काम किए हुए हों, जिसका पीछे पास्ट एक्सपीरियंस हो दुनिया का, यानी घास को घास ही बोलता हूँ, रोटी को Exactly. रोटी बोलता हूँ, हाँ, तो वो उसको ये अपॉर्चुनिटी है फेयर कि वो चला जाएगा, देखेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और वो बड़ी अच्छी मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं बिज़नेस मैनेजमेंट, सही, इंग्लैंड से पढ़े में। उन्होंने मुझसे, मेरा एक ब्रांड था पिज़्ज़ा 360 है बल्कि, उसका उन्होंने मुझसे फ्रेंचाइज मांगी कि यार ये मैं भी काम करना चाहता हूँ। और 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे गेस्ट स्पीकर बुलाया था, मेरे पड़ोस में भी रहते थे, तो मैंने उनको कहा ठीक है, कोई सरवाया आप लाते हैं तो आप शुरू करवा दिया काम। एक तो 6 महीने बाद वो आए तो मुझे कहने लगे यार बिज़नेस 7 साल पढ़ाई है, होता क्या इन 6 महीने में सीखा। सही, ठीक है, पढ़ाता था, अब किया खुद तो पता चला। सही, लेकिन फिर उसके बाद अगले 2 साल में उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके पास टीम है या नहीं है। अच्छा, यानी he got hold of his own हाँ, business. उन्हें खुद पता था कि मैं अगर मुझे ये काम करना है तो कैसे करना है। बंदा नहीं आए कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा ही बनाने ना, लो मैं बना देता हूँ।
इस हद तक आपको हाँ, जो है जाना पड़ेगा। यानी आपको तभी तो जब आपको उस काम का खुद पता होगा। लेकिन सर construction- स्केल कैसे होगा बिजनेस? अगर आप खुद खड़े होकर वीज़ा बनाएंगे, स्केल तो नहीं कर सकते उसको आप। आपको ये तो पता होगा लोगों से काम कैसे करवाना है। और हाँ। सामने वाला अगर आपके पास एक कोई फाइन इवनिंग बोले मैं नहीं काम करता चला जाए, तो आपने आज काम कैसे बचाना, ये तो आप कर सकेंगे। सही है। ये तो हमेशा कर सकेंगे ना। ठीक है, वरना अगर आप ये नहीं कर सकेंगे और सामने वाले को पता होगा, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, आप कभी भी उस चीज़ से नहीं निकल सकेंगे। सही है। छोटा स्केल हो या बड़ा स्केल हो, लेकिन ये कि आपको उस काम को समहाउ घुस के सीखना तो पड़ेगा। और समहाउ आप, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, उस काम को चूज़ करेंगे जो आपका पैशन भी हो ना, पैशन भी। तो आपको उसको मज़ा भी है। सही। रादर देन आप किसी ऐसी चीज़ में घुस जाएं। जैसे मैं लोगों को देखता हूँ, नज़र आते हैं, ट्रेडिंग वाले लोग जो होते हैं वो एक अलग ही दुनिया के लोग होते हैं। वो आज कंप्यूटर बेच रहे होते हैं, कल उन्हें प्लास्टिक के लोटों में ज़्यादा मुनाफा नज़र आता है तो वो काम शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ से हटते हैं, वो तस्वीरें बेचना शुरू। तो वो हर वक्त उनका काम ही यही है कि वो चीज़ों को, वो किसी चीज़ को उसके, लेकिन उन्हें ट्रेडिंग आती है, वो ट्रेडिंग के लोग हैं। सही है। तो वो एक चीज़ है कि आपको स्विच करने की सलाहियत तो मिल सकती है, लेकिन आप उस काम को तो सीखेंगे। सही। हाँ। चलें, अब इसको ज़रा थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए 1 2 3 करके ज़रा हम जो है ना, वो लोगों की आसानी के लिए आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ जी मुझे हेल्थ एंड फिटनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, इसका बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मुझे ज़रा नंबर्ड स्टेप्स बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए इफ़ आई वांट टू इन्वेस्ट एंड कम इनटू दिस ये बिज़नेस। साकिब, सबसे पहले तो अपना जायज़ा लेना चाहिए। ठीक है। कि जो काम करने जा रहे हैं, क्या आप उस काम को रिलीजियसली समझते भी हैं, यानी आप समझते हैं कि काम ज़रूरी है, क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप ज़रूरी करना चाह रहे हैं इस काम को, तो फिर वो आपकी शख्सियत में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें सॉरी टू इंटरफेयर, इसमें मेरी मोटिवेशन ये है कि जो मुझे पैसा नज़र आ रहा है, ट्रेंड है, लोग आजकल फिटनेस की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से एंड ऑल। सो मुझे नहीं है फिटनेस का कोई लगाव, हो सकता है मेरा इतना पेट निकला हुआ है, लेकिन मुझे पैसा नज़र आ रहा है। तो चांसेस आप इसमें अपने पैसे डबो देंगे। एवरेज इस वक्त शहर में 7 से 8 जिम बिकने आए हुए, सबकी एक स्टोरी। अच्छा। वो साहब जिम जाया करते थे, वहां उन्हें एक ट्रेनर मिल गया, उसने उनको बताया तो बड़ा ज़बरदस्त काम है यार, ये बड़ा कैसा चलता है काम, क्योंकि तो बिजनेस माइंडेड थे। इनका सर बहुत अच्छा काम चलता है यार, कितने का लगेगा? उसने कहा यार सर मैं आपको, वो बन गया कंसल्टेंट। ठीक हो गया। तो वो जो सेटअप 50 लाख में होना था, वो सेटअप होता है 1.5 करोड़ में। पहले तो पैसे वहीं उनके बेचारे के चले जाते हैं। सही। उसके बाद वो सिस्टम चल रहा होता है, लोग भी आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, फीसें कहाँ जमा हो रही हैं, कौन दे रहा है, ट्रेनिंग कराई जा रही है, इसका क्या हो रहा है। तो वो ट्रेनर जो है, जो कंसल्टेंट कम अब वो पार्टनर बन गया होता है वर्किंग, वो मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आ जाता है और ये बेचारे गाड़ी से मोटरसाइकिल पे जाने लगते हैं। तो फिर ये बेच देते हैं, बिजनेस वो फटा होता है। वो जगह मालिक मकान जो है वो कहता है भाई जगह बंद, किराया नहीं दे रहे हो, मैं सामान नहीं दूंगा। तो वो फिर कहते हैं चलो यार, तो वो जो बेचारे के 1.5 लगे होते हैं, वो सामान यानी कैश कोई रख दे तो 30-35 पे भी मिल जाता है। सही हो गया। तो ये एग्जैक्टली ये चीज़ मिलती कहाँ से, क्या काम कैसे किया जाता है, ये तो समझने की ज़रूरत है ना। तो अगर आप, ये उस वक्त होता है कि जब आप इस काम को थॉरली समझते हैं। कोई आपको बताता है कि यार देखो ये जो ना बड़ी ज़बरदस्त पुली है, आप कहते हैं यार एक मिनट मैं खींच के देखूं, तो क्यों आप कह रहे हो कि यार ये एक्सटेंशन पुली अच्छी पुली है, मैंने तो लगाई है, मैं तो जिम देखें, काम को तो समझें। सही। ये तो ज़रूरी है ना, नहीं करेंगे तो फिर आप खामखा की छलांग मार रहे हैं और चांसेस हैं कि आप उसमें फेल होंगे। ओके, सो वकास भाई, आप जब कहते हैं काम को समझें, हाँ। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद जिम करता हूँ, एटलीस्ट ये ज़रूरी है कि मैं जिम के इक्विपमेंट को समझता हूँ। सिर्फ इक्विपमेंट ही नहीं, अच्छा, यू नीड टू नो योर कस्टमर। अच्छा, आप किस मार्केट में जाना चाहते हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आपका ये प्लेटफॉर्म है, अगर कोई इसको देखे, अब दुनिया में पेनिट्रेट करने का जो फार्मूला है, बिजनेस नया आया और अब वो पेनिट्रेशन में जा रहा है कि अब वो जाहिर है एग्जिस्टिंग मार्केटर्स में वो कोई काम करेगा। कोई यूनिकनेस तो मेरा ख्याल है कोई हम नहीं कर सकते ना, पाकिस्तान में रहते हुए हम क्या यूनिकनेस कर सकते हैं। जो काम हो रहे हैं उन्हीं को ही हम एक इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, रीइन्वेंट नहीं करना, व्हील को इंप्रूव करना है। तो आप लेट्स से कि अब आपने जिस मार्केट में जाना है, मार्केट मतलब आप सेगमेंट देख रहे हो कि यार मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना इस तरह का कस्टमर है। सही है। मतलब वो इतनी फीस दे मुझे, मैं इस तरह का एक सेटअप करना चाहता हूँ। बिजनेस माइंडेड है ना, उसने कहा मैं इस तरह का सेटअप करना चाहता हूँ, चलो भाई अच्छी बात है, इस तरह का सेटअप करना चाहते हो। तो अब जब वो इस तरह का सेटअप करने जा रहा है, कोई इसने बजट बनाया कि मेरा ये बजट है, मुझे ये इस तरह का एक सेटअप करना है, एसी लगा होगा फलां ये। अब उसको ये देखना है कि मार्केट में इस तरह के जो सेटअप्स हैं उनकी क्या प्राइस है। सही है। प्लस से महीने की कोई फीस है, हम कहते हैं 10,000 रुपये प्राइस है, तो ये कहते हैं 10,000।
मैं जिम ऐसा बनाना चाहता हूँ, ये फला जिम है ना, ये 10,000 रुपये में 11,000 रुपये महीने पे दे रहे हैं ना, मैं इसको बराबर कम्पीट करना चाहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें, ये पेनिट्रेट कैसे कर सकता है, आइदर ये फीस सेम सामान डाले, सेम चीज़ें डालें, लेकिन अपनी फीस 7,000 कर दे, सही है, तो पेनिट्रेशन शुरू हो जाएगी। प्राइस, ठीक है। या फिर वो ये करे कि 10 रख रहा है लेकिन अपना काम ऊपर ले जाए, बेटर क्वालिटी, बेटर क्वालिटी। तो ये चीज़, दो चीज़ें हैं कि आप ये दो पॉइंट आपको ये समझना है मार्केट को पहले। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप बोलें यार मैं एक ऐसी चीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें ना वो 2,000 से लेके 20,000 रुपये तक का आदमी सब आ जाए, सही, तो दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है। सो जो स्टेप नंबर 1 इज नोइंग योर बिजनेस, स्टेप नंबर 2 इज नोइंग योर क्लाइंट्स, कि आपने बिजनेस को मॉडल कैसा बनाना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलें, पहले मैंने समझ लिया जी, चले मैंने रफली आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैंने आज तरह कहा कि मैंने सोच लिया जी मैंने जिम बनाना है। सो पहले आप ये कह रहे हैं स्पेंड सम गुड टाइम नोइंग कि जिम कैसे वर्क करता है, उसकी डायनामिक्स क्या हैं, लोग कैसे काम करते हैं, बैकग्राउंड में क्या क्या पॉसिबली हो सकता है, और वो ट्रेनर पे ना छोड़ें जो आपको किसी भी जिम से पकड़ के आपको मिल जाएगा, वो खुद आप पहले समझें, इफ़ यू आर पुटिंग इन योर मनी। और इसमें यूजुअली आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितना वक्त स्पेंड करें, एक रफली एक आदमी को इस पूरे होमवर्क में कितना टाइम लग जाता है? यार अगर वो उसमें पैशनेट है, वो उसमें खाना पीना सोना सब कुछ शुरू कर दे, मतलब ये कि अपनी तवज्जो को उसमें फोकस करे और इस काम को देखे भी, तो 6 महीने बहुत 6 महीने इतना आप होमवर्क करना ज़रूरी है। इतना तो ठीक है। और फिर ऑलमोस्ट इतना ही टाइम आपको अपना क्लाइंट को समझने में भी लगाना चाहिए, या वो प्रोसेस साथ भी हो सकता है। वो आदमी जो बिजनेस करने जा रहा है जिसने, तो उसको ये तो साथ साथ अंदाज़ा ही होगा ना, उसको गैप नज़र आ रहा है, गैप को समझना चाहिए कि गैप ये आ रहा है, मैं अगर इस काम को ऐसे करूँ। देखिए ना, हम किसी जगह जाते हैं, अब यानी मसाजिद में जाने के तो कोई पैसे नहीं है ना, नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सी जो मस्जिद कमेटियां हैं उसमें मैंने लोगों को बड़ा ही मैंने देखा है कि अल्लाह ने उनको बड़ा ख़ास किस्म का एक वस्फ़ दिया होता है, उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि उन्हें लोगों के दिल जीतना आते हैं। मैं जिस मस्जिद में ब्लॉक 4 में जाता हूँ, उसके जो चलाने वाले साहब हैं रब्बानी मस्जिद में, हमारे शफात भाई, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो इतने पैशनेट हैं उस काम में कि हर वो काम जो नज़र आए ना कि यार ये सामने वाले को यहाँ मसला आया था, तो वो उसको पहले से करवा देते हैं। तो अब वो क्या है, उनकी तवज्जो क्या है, वो चाहते हैं यार अतराफ़ में बहुत सारी मसाजिद हैं लेकिन ज़्यादा लोग ना यहाँ हैं। अच्छा, मज़े की बात है ना, मज़े की फ्री की चीज़ है, फ्री की। तो अब उस मस्जिद में क्या स्पेशल होगा? सही। बस उस मस्जिद की सबसे बड़ी क्वालिटी मैं आपको बताऊं, आपने वज़ू किया और अब इन्हीं नंगे पैर के साथ आपको जूते पहनने की ज़रूरत नहीं, आप मस्जिद में चले जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बड़ी बड़ी मसाजिद में आप जाएं तो ये एक अजीब तरह का, या तो वो नंगे पैर अपने पैर गंदे करते हुए जाएगा जानी नमाज में, या फिर वो ये करेगा कि वो अपने जूते गीले करेगा और फिर जाएगा वहाँ नमाज वज़ू करके। सही बात है। बेसिक एक चीज़ है कि क्यों, कि इसके सामने वाले ने इसको रख के सोचा कि किस चीज़ की कमी है, इसको इम्प्रूव कैसे करना। सो ट्रू। ठीक, सही। बिजली का बिल आ रहा है बहुत ज़्यादा, यार क्या ऐसा किया जाए, 100 kVA का डाल दो सोलर। सही। लोग मना करते हैं भाई बंद कर दें यार, एसी बंद कर दें भाई, बहुत ठंडक हो गई। ये कमाल है, बजाय इसके कि एक मस्जिद होती है कि अभी बंदे ने अपना सलाम भी नहीं फेरा, ऊपर उन्होंने पर्दा बंद कर दिया, उन्होंने कहा वो फ़ैन बंद कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई वो हमारे यहाँ बिजली का बिल बहुत आता है। तो बात सिंपल ये कि काम को कैसे समझना है, लोगों को सेटिस्फाई कैसे करना है, सही। किन लोगों को बुलाना चाहते हैं। सही। तो ये सारी चीज़ें कि उसके ऊपर आपका फ्री की जगहों पे भी हो सकता है और पैसा दे के भी हो सकता है। अच्छा, एक सेटअप जो है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेटअप, ये रेंज कहाँ तक जाती है इसमें इन्वेस्टमेंट की? हम फिटनेस के ऊपर की बात करें, मैं फिर फूड पे बाद में आता। देखें, मेरा अपना ख्याल है कि छोटे से छोटा सेटअप जो है, जगह लेना, एक्वायर करना, उसका किराया, उसके अंदर आईने लगना, लाइट्स का काम, कोई वेंटिलेशन, अगर एसी लगाने हैं, फ़ैन लगाने हैं, जो भी करना है आपने, तो ये कोई और इक्विपमेंट आपका ऐसा मुनासिब इक्विपमेंट जिसमें आपके जो स्टेशंस हैं हमारे मुख्तलिफ डिफरेंट, चेस्ट का स्टेशन है, स्क्वाट का स्टेशन है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो कोई एसेंशियल स्टेशन कोई 14 स्टेशंस चले जाएंगे। ठीक है। फिर फ्री वेट है वो जो पड़ा, तो ये यूज़ से लेके इम्पोर्टेड तक ये वेरी कर सकता है। सेम साइज़ ऑफ जिम की मैं बात कर रहा हूँ,
ये कोई 3 मिलियन से 30 मिलियन तक भी जा सकता, जा और सकता बहुत मज़े से जा सकता। सही है। ठीक, और यार इस शहर में ऐसे जिम हैं जो कि बहुत हाई एंड नहीं माशाल्लाह, इस शहर में तब ऐसा जिम है कि 30 International मिलियन, standards हाँ में meet 30 कर रहा मिलियन तो कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं है, इतनी ऐसा तो उनकी फ्रेंचाइज फीस सही है, है। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है। सो यानी आप फिर भी यानी एक लो कॉस्ट जिम भी, खैर लो कॉस्ट तो इतना 3 मिलियन भी कोई लो कॉस्ट तो नहीं है हाँ बहुत सारे लोगों के लिए, हाँ। लेकिन यह है कि 3 मिलियन से आप कहते हैं कि काम शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल एक बेसिक मगर साकिब मैं ये बात करता हूँ ना कि हम जैसे ज़ाहिर है हमने अभी भी जो हमारा शहरी तबका है वो अभी भी बच्चों का मुस्तकबिल जो एजुकेशन वो कहता है चलो यार ये अब ज़ाहिर है वो मैरिड बड़ा मसला है सब पाकिस्तान, तो फिर अल्टीमेटली वो जो सेल्फ फाइनेंसिंग का जो वो मामला है, जी तो लोग तो बच्चों को डॉक्टर बनाने में 20 मिलियन तो ऐसे ही लगा देते हैं यार। हाँ, तो उसको आप सोचें वो मिलने के बाद वो बच्चा पूछता है कि अच्छा बताएं मैं करूं क्या तो फिर उसको बता रहा होता हूँ कि करो क्या। सही बात है, सही बात तो उसके मुकाबले में तो ये नंबर कुछ भी नहीं है कुछ कि भी जहाँ वो कि अगर उस चीज़ को समझे और लेके शुरू हो जाए तो वो जा सकता। ठीक है। अच्छा, अब इसके मुश्किल पहलू क्या हैं हेल्थ इंडस्ट्री के, चैलेंजेस क्या हैं इसके? देखिए जहाँ भी ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, चाहे वो आप टैक्सी चलाते हो या हॉस्पिटल चलाते हो, वहाँ चैलेंजेस तो आ जाएंगे क्योंकि बिहेवियर को तो आप सामने वाले को नहीं समझ सकते। सही है। एक आदमी है वो इजी टू गो है, उसको मसला नहीं आ रहा, दूसरा आदमी आ रहा है उसको उस जगह पे किसी चीज़ के साथ कोई पेचीदगी हो रही है। ठीक है। तो वहाँ जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो सिचुएशनल अप्रोच। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आज की जो हमारी जेनज़ी है, मुझे नहीं पता तुम्हारे कितने लोग उससे फॉलो करते हैं, मैं इनको देखता हूँ, इनके बाद आने वालों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है आगे आने वाले वक्तों में सबसे अनकॉमन जो चीज़ होगी ना वो कॉमन सेंस होगी। अच्छा, तो सिचुएशनल अप्रोच जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सामने एक चीज़ को देखना, माने आप सिल्क की इस्त्री करना है तो कॉटन के टेम्परेचर पे तो नहीं करेंगे ना, सही और कॉटन को अगर आप सिल्क के टेम्परेचर से करेंगे तो आप अपना वक्त और काफ़ी बर्बाद करने वाले। सही। तो सिचुएशनल अप्रोच, किस चीज़ को कितनी मिकदार में देना है तवज्जो, मसले को हल करना है किस लेवल पे जाके। ठीक है। ह्यूमन फैक्टर को जब आप डील कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है सर्विस इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डीलिंग विद ह्यूमंस एक्चुअली, तो वहाँ ये चैलेंजेस यानी 11-12 साल का बच्चा आ गया और वो उठा रहे बड़े बड़े वेट, हाँ सो आप इंटरवीन करते हैं, आप कहते हैं बेटा नहीं कर सकते आप, इंटरवीन करना पड़ जाता है। कुछ होते हैं आराम से समझ जाते हैं, एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह पे आप लोग? कुछ एरोगेंट होते हैं और उनसे ज़्यादा उनके साथ आने वाला जो अडल्ट होता है वो एरोगेंट होता है। अच्छा, हाँ। अब आ जाएं ज़रा फूड बिजनेस में। पहले तो मेरा 1 सेकेंड स्ट्रेट सवाल ये है कि आपके ख्याल में ये सबसे मुश्किल सेगमेंट नहीं है फूड बिजनेस को करना, वन ऑफ द टफेस्ट इफ नॉट द टफेस्ट? देखें, एक तो इस बिज़नेस में एक जो सबसे बड़ा अलमिया है इसका दुनिया में, इसको रेस्टोरेंट बिज़नेस जो है इसको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तस्लीम किया जाता है। ठीक है। और जब आप उसको इंडस्ट्री तस्लीम करते हैं तो उसके साथ की बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, चीज़ें हैं, सपोर्ट सिस्टम है जो उसके साथ लग जाता है। पाकिस्तान में समहाउ उसको आज तक इंडस्ट्री जो है वो तस्लीम नहीं किया गया। अच्छा। के काम है उसके ऊपर बहुत सारे काम होते, तो हमारे हम उसकी सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर देते। तो पहला सवाल ये होता है कि यार अगर इसको इंडस्ट्री कर लेंगे तो बहुत बड़ी सब्सिडी देनी पड़ जाएगी। वेयरएज़ रेस्टोरेंट को इसलिए दुनिया में इतना सराहा जाता है कि रेस्टोरेंट इट्सेल्फ, इसके साथ कोई 40-45 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। ये पूरा एकोसिस्टम है जो इनको रोटेट करता है। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम राइडर्स से लेके आप वो एक माचिस जो आएगी और उसमें कितने सारे वेंडर्स हैं, कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, यानी पोल्ट्री है तो आपका फिर ये सी फूड है, फिर आपके पास रेड मीट है, फिर आपके पास सब्जियां हैं, चीज़ें वगैरह, पूरा एक इकोसिस्टम है। बिल्कुल। ये लोगों के पास से आ रहा है, फिर वापस पैसा जा रहा है, यानी आपके कारखाने चलते हैं, पैकेजिंग का काम है, इवन आपका रियल एस्टेट का काम है इससे जुड़ा हुआ है। तो इसका रिप्लेसमेंट तो नहीं है अगर ये चला गया। ठीक है। तो उस वक्त जो हमें सबसे बड़ा डेंट आ रहा था वो ये आ रहा था कि हमारी जो फिक्स सैलरीज थी उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, रेंट और तो ये जो रेस्टोरेंट का काम है ये इस लिहाज से बाहर की दुनिया में इसको इसलिए सपोर्ट किया जाता है, इकोसिस्टम है,
ये जॉब्स क्रिएट करता है, सही, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, और ऐसी एम्प्लॉयमेंट कि जिनकी एक फ़िक्स आमदनी होती है। सही। तो इस वजह से, लेकिन पाकिस्तान में आज तक हम, यानी अब जैसे लेबर के कवानीन हैं, तो लेबर के कवानीन में, क़ानून में ये है कि भाई अगर आप छोटा ही जगह है तो आपको जो इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर, वो आपको सर्टिफिकेट देगा, और अगर आप बड़ा कारखाना है तो आपको जो लेबर ऑफिसर है वो आपको सर्टिफिकेट देगा। ये दोनों इंस्पेक्ट भी करेंगे और आपको सर्टिफाई भी करेंगे। रेस्टोरेंट में हमें दोनों से लेना पड़ता है। अच्छा, यानी दोनों ही इंडस्ट्री। ठीक है, आप इधर भी हैं। हमारी मिसाल वो हो जाती है, वो घर का एक बच्चा होता है ना, कि जो काम ना करे तो उसको डांट पड़ती है, तुम इतने बच्चे हो के नहीं किया, और खुद से कर लिया तो फिर पड़ती है कि भाई इतने बड़े हो गए कि पूछा ही नहीं तुमने, तो वाली मिसाल है। सही है। वो सब एक ऐसी सिचुएशन। फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव, हाँ, हमें ऐसा लगता है यार इस मुल्क में सिर्फ दो ही काम तो चलते हैं, एक एजुकेशन और एक खाना पीना। और यानी एंटरटेनमेंट हम जो नहीं समझते इस काम को, हम कहते हैं यार लोगों को यहाँ एंटरटेनमेंट चाहिए होती है तो वो खाने पे जाके बैठ जाते हैं। गली गली हर इलाके के अंदर रेस्टोरेंट्स भरे हुए हमें नज़र आते हैं। सो बाहर से ऐसा लगता है यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है, अगर कुछ करो तो फिर रेस्टोरेंट, यानी जिससे भी आप बात करें ना वो कहता है यार छोटा मोटा रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कर दो, बस ये है असल काम। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो खैर वाकई में और कराची में इतने ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन दुनिया में जहाँ भी ऑप्शंस हैं आप जाएंगे, भले आप हरम शरीफ चले जाएं, उम्रा कर लें, और उसके बाद अब आप क्या करेंगे? खाना तो खाएंगे। तो अल्टीमेटली क्योंकि बुनियादी ज़रूरत है, तो दुनिया में हर जगह ऐसे ही है। डिज्नी वर्ल्ड चले जाएं, घूमें, उसके बाद फिर आप, उन्होंने भी पता होता है घूमने के बाद इस स्पॉट पे खाना पीना होना चाहिए, क्योंकि अब आदमी की बस हो चुकी है। एग्जैक्टली। वो इतने किलोमीटर चल चुका है, बच्चों को झूले झुला चुका है, खुद भी झूल चुका है, तो अब ये बैठेगा और ये फ्रेश अप होगा, तो अल्टीमेटली डिमांड विल स्टे, डिमांड रहेगी। बिजनेस क्लास में लोग सफ़र कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जहाज़ क्या उनके लिए तेज़ उड़ना शुरू हो जाता है इकोनॉमी से। असल में क्या एंटरटेनमेंट है वहाँ सबसे ज़्यादा? सर्विस इंप्रूव कर देंगे। सर्विस इंप्रूव कर दी जाती है। सर्विस में क्या है, हर थोड़ी देर बाद बाजी आके कह रही है खुद खा लोगे या मैं मुंह में ज़बरदस्ती डाल दूँ, वो है। और इकॉनमी में जब आपको ज़बरदस्ती आप पूछते रहे जिंजर एल दे दो, तो वो कहते हैं भाई अभी तो पिया तुमने। तो अल्टीमेटली वो फूड का जो सीन है वो इंसानी ज़रूरत है, तो वो हर जगह ही, क्योंकि ज़रूरत है तो ज़रूरत के लिहाज से इंसान जो है उसको, बट लेकिन उसके चैलेंजेस आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, क्योंकि देखें रूल ऑफ लॉ जो है ना वो समहाउ इतना क्लियर नहीं है, और उसके क्लियर ना होने की वजह से इसमें ये जो कारोबार है बहुत जेपटाइज हो जाता है। सही। इसमें एक काम है, सामने वाला बहुत मेहनत करके कर रहा है, अपने तौर पे सफाई रखने की कोशिश कर रहा है, इंस्पेक्शन टीम आ जाती है अचानक, और साथ में मीडिया भी आ जाएगा, यूँ करेंगे, अरे इनके पास आपने देखा ये चीज़ निकल आई, इनके डीप फ्रीज़र में ये पड़ा हुआ है। सही। और वो बताएगा कि सर ये हमने डिस्कार्ड ही किया था, इस पर लिखा नहीं, ये क्यों आपने इसमें रख दिया इनको, चलो भाई इसको आपने 50,000 से लेके 5 लाख तक का आप जुर्माना कर सकते हैं। जितनी बड़ा वो काम है उतना बड़ा आप उसको कर सकते हैं, इससे कोई महफूज नहीं। जुर्माना शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी रेपुटेशन हर्ट, ठीक है, होती है। और आप यहीं से ये बाहर निकलेंगी ये टीम, और बराबर में जो है वो प्लास्टिक के गंदे वाले जग नहीं होते, और गंदे वाले गिलास जो होते हैं, वो जो तंदूर लगा हुआ होगा, जी जी, वहीं बैठेंगे, वहाँ पानी भी पी लेंगे, वो सब कुछ करेंगे, और तंदूर लगा रहा होगा तो शायद खाना भी वहाँ पे खा लें। तो जहाँ मांस है बैठा हुआ उसकी तवज्जो नहीं है, लेकिन आप उधर ज़रूर कार्रवाई करने जा रहे हैं जो कि इम्प्रूवमेंट की कोशिश तो कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। लेकिन तो उनका अगर वो ना करें तो फिर देखें रेस्टोरेंट भी तो हमने देखे हैं ना ऐसे लोग जो कि वाकई क्वालिटी और माल पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट जो हैं वो, ये हम उसी वक्त देखते हैं कि जब उनका कोई उनसे ना काम ख़राब हो जाता है, वरना वो हमें देखने ना दें। दूसरी बात ये साकिब कि बिल्कुल दुरुस्त है कि ये ऐसे करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? इसलिए कि एक बड़ा रुझान जो पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि यार आप जो लोग हैं मुतल्लिका, आप उनको सेटिस्फाई कर दें और बाकी आप कोई मेहनत ना करें। अच्छा। लेकिन बाहर की दुनिया में आप मिडिल ईस्ट आ जाएं, वहाँ इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो हर आदमी फिर मेक श्योर करता है कि वो डिलीवर करे। अच्छा। यहाँ जो डिलीवर कर रहा है वो फंस सकता है, तो फिर वो लर्न करेगा यार जितने में पैसे यहाँ लगा रहा हूँ अगर मैं इनको सेटिस्फाई करना शुरू कर लूँ तो कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, क्यों अभी क्या जो इन्होंने छापे मारे तो सब किए थे, तो क्या वो सही हो गया? वो सही चल रहा है? नहीं सही तो नहीं हुआ, लेकिन इंसान देखें ऊपर वाले को भी तो हमने जवाब देना है। नहीं ये तो यकीन है। देखें ये समहाउ अब जिम का काम है बड़ा ज़बरदस्त ना, तो हमारे एक दोस्त हैं, पिछला हमारा वो मजहबी मिजाज के,
एक दिन वो मुझे कहने लगे, यार आकाश भाई अल्लाह का शुक्र है यार मैं इस काम में आ गया। मैंने क्यों? कहने यार मेरे वालिद का जो काम था ना वो कपड़े का काम था, सिले हुए सूट और वो उसका काम करते थे और बल्क में। मैंने भी वो काम किया। यार इतनी चोरी है उसमें, इतनी चोरी है, ग्राम का फ़र्क है, इसका फ़र्क है। वो मुझे बड़ी उसकी ऊंच नीच बताते रहे। मैंने कहा अच्छा, और बड़े ही 2 नंबर ही है उसमें, अल्लाह का शुक्र। मैं तो हैरान होता था, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, उम्रों पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन चोरियाँ कर रहे हैं और बहुत लोगों को पता भी नहीं चोरी कर रहे हैं। भाई मैं इस काम में आ गया। मैंने कहा हाँ यार ये काम बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र। बात यह है कि यार जो नापने वाले काम में और जो तोलने वाले काम में और वो डंडी मार रहा है वो तो कन्फर्म जहन्नुमी है। और हम जो ये काम कर रहे हैं ना, हम तो पक्के जन्नती हूँ, क्योंकि हमारे काम में ना नापना है ना तोलना है। ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो यार ये नापना तोलना यहाँ सेट करना पड़ता। हाँ, ये तो है। देखिए ये जो क्वालिटी की जो डेफिनेशन है ना बड़ी ट्रिकी है। अच्छा। और मैंने जब ISO 9000 पढ़ा और फिर उसके बाद जब मैं उसकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट रहा, तो बड़ी दिलचस्प बात पता चली कि भाई ये जो आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप क्वालिटी को एक्सप्लेन तो करें, क्या क्वालिटी की बात हो रही है? सिर्फ क्वालिटी बड़ी क्वालिटी की चीज़ है, या क्वालिटी है भाई क्वालिटी है, तो ये कोई क्वालिटी एक्सप्लेन थोड़ी हुई। क्या क्वालिटी है? लो क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है। सही है। तो बहुत सी ऐसी कंपनी जिनके प्रोसेस तो बड़े क्वालिटी वो थे, लेकिन वो साफ लिखना है कि अगर ये चीज़ हम गैर मेयारी अज्जा से बना रहे हैं तो उन्होंने क्वालिटी एक्सप्लेन कर दी है उसकी। अब वो बना रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि नहीं यार इनकी तो ये तो बड़े क्वालिटी प्रोड्यूसर्स हैं, वो नहीं है। अच्छा। हाँ, Okay. तो ये क्वालिटी समहाउ ये आपके दिमाग में आपको तय होना, और खुसूसन सर्विसेज के काम में इसका एक नुक्ता है, और वो नुक्ता समझने की ज़रूरत है। बहुत पहले मैं जब स्कूल्स के साथ काम किया करता था, बड़े करीबी दोस्त हैं और बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो उन्होंने मुझसे पढ़ा, यार एक बात बताओ कि स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सेट है, कैसे पता चले इंसान को? मैंने उनको सोचा, फिर अल्लाह ने मेरे जहन में बात डाली। मैंने उनको बोला यार अपना बच्चा भी वहीं पढ़ा लो। एग्जैक्टली। मैं हमेशा ये सवाल स्कूल ओनर से ज़रूर करता हूँ। तो लेकिन मैंने देखा वो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन मैंने लाड़ी में एक स्कूल ज़रूर ऐसा देखा, बिल्कुल आप समझेंगे वो खुद वो भी जगह थी उनके पास, उन्होंने स्कूल खोला और वो चल भी गया अच्छा, अपने बच्चे वहीं पढ़ते थे। सही। तो ये जो ईमानदारी है ना कि आप बोलें यार मेरी अपनी बेकरी है, मैं वहाँ से तो घर के लिए सामान के लेके नहीं जाता, लेकिन मैं दुनिया को बेच रहा हूँ, तो मतलब ये कि आपने पैमाना तो खुद ख़राब किया हुआ। तो ये आपको मेयार समझना होता है, क्वालिटी को एक्सप्लेन करना होता है और फिर आपने उसको डिलीवर करना। अब आपकी अब सामने अब ये देखें आज के ज़माने में जैसे आप हैं ना, आपको वैसे ही लोग वही आपके कस्टमर बनेंगे। सही। अगर आपने बेहतर बनना है, आप कहते हैं आपके पास कस्टमर अच्छा है, तो फिर आपको अच्छे से काम करना, आप सेटअप अच्छा करें। आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि नहीं पहले मेरे पास काम आ जाए फिर मैं सेटअप को दुरुस्त करूँगा, तो फिर वो काम कभी आएगा ही नहीं। पहले आपको एक निश तय करनी है, वहाँ तक आना है और फिर आपने इंतज़ार करना है और भरपूर मेहनत करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करेगा। वकास भाई थैंक यू सो मच, आपने हमसे बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर किए एंड थैंक यू अगेन फॉर बीइंग अ गेस्ट ऑन माय पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया साकिब, और मेरा ख्याल है कि लोगों तक ये बात पहुँचे, बात जाए और लोग किसी एक को भी फ़ायदा हो गया तो मेरा ख्याल है मेरी आपकी एक्सरसाइज जो है वो कामयाब हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।